Find the radius of curvature and torsion. Find the radius of curvature and torsion at a point of the curve. At a point of the curve x square plus y square is equal to a square. X square plus y square is equal to a square. And x square minus y square is equal to az. बताइए भाई, पहले तो किसमें चेंज करेंगे? हम रफ स्केच दे रहे करेंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले किसमें चेंज करेंगे? पैरामीट्रिक में। x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे? a cos t। y की जगह z की जगह क्या मिलेगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर t माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर t। a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t इज इक्वल टू cos 2t। और उसके बाद एक a से एक a कट के यहाँ पे केवल बचेगा a cos 2t, ठीक है। पैरामीट्रिक में मिल गया। अब आपसे क्या कहा है? कर्वेचर और टॉर्शन। दोनों का फॉर्मूला आप जानते हैं। कर्वेचर के लिए आपको s डॉट s डबल डॉट x डबल डॉट y डबल डॉट z डबल डॉट निकालना होगा, और टॉर्शन के लिए x ट्रिपल डॉट, ठीक है। टॉर्शन कुछ और नहीं, टॉर्शन टर्म इज इक्वल टू 1 कप्पा n डॉट की पावर x डॉट 1 x डॉट 2 x डॉट 3 डबल डॉट 1 डबल डॉट 2 डबल डॉट 3 ट्रिपल डॉट 1 ट्रिपल डॉट 2 ट्रिपल डॉट 3। यही होता है ना फॉर्मूला। कितने डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे? 3। हालांकि इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया भी है, उसमें केवल आप लोगों को टॉर्शन निकालना, तो हमने समझाया था टॉर्शन निकालना भी होगा तो भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? कर्वेचर। और कर्वेचर के लिए आप s डॉट निकालते हैं, s डबल डॉट भी निकालते हैं, x डॉट x डबल डॉट भी निकालते हैं। केवल एक एक्स्ट्रा क्या निकालना पड़ेगा? x ट्रिपल डॉट। कर लेंगे। आंसर कहिए तो बता दें। इसमें सॉल्व नहीं है पूरा, इसको आप लोग करके देखिएगा कि क्या। हेडलाइन डालिए सर्कुलर हेलिक्स। सर्कुलर हेलिक्स देखिए, सिलेंड्रिकल हेलिक्स हमने आपको बताया था। हमने कहा था सिलेंडर के सरफेस पर बनने वाला ऐसा कर्व जिसके हर एक पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट एक्सिस से कांस्टेंट एंगल बनाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल हेलिक्स। मतलब हमने कहा था सिलेंडर लीजिए, उसके ऊपर ऐसे ऐसे से रैप कर दीजिए। अब कैसे पता कि वो हेलिक्स है? तब जब उसे किसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट उसकी सेंट्रल एक्सिस से कैसा एंगल बनाए? कांस्टेंट एंगल बनाए, तब वो हेलिक्स बन जाएगा, ठीक है। हमने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि हम इस तरीके से कुछ बना दो, आप कहें कि ये वृत्त है, सर्किल है, तो कैसे पता होगा? उसके सेंटर से हर एक पॉइंट की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर बराबर है तो वो सर्किल है, अन्यथा वो सर्किल नहीं है। इसी तरह से अगर आप किसी सिलेंडर को लेके ऊपर तार लपेट देंगे तो वो सिलेंड्रिकल हेलिक्स तब बनेगा जब उसके किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट एक्सिस से कैसा एंगल बनाएगा? कांस्टेंट एंगल बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से सर्कुलर हेलिक्स है। सर्कुलर हेलिक्स में कुछ और नहीं कहते बल्कि बस सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर कैसा ले लेते हैं? सर्कुलर सिलेंडर। भाई आपको पता होना चाहिए सिलेंडर कई तरह की होती है, ये भी सिलेंडर है ना। सिलेंडर कई तरह के होते हैं। अब हम लोग कैसा सिलेंडर लेंगे? सर्कुलर। सर्कुलर का क्या मतलब होता है? जिसको कट करे सेक्शन तो एक सर्किल ऑब्टेन हो, जो हम हमेशा बनाते आ रहे हैं यहाँ पे, उसको कैसा सर्किल सिलेंडर कहते हैं? सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। और बाकी जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ये बीम, इसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर। अगर ये सर्किल के फॉर्म में हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर सिलेंडर। जब सिलेंडर हम लोग सर्कुलर लेने लगते हैं तो मिलने वाली उस कर्व को हम लोग सर्कुलर हेलिक्स कहते हैं। इसमें भी कंसेप्ट वही होगा, सर्कुलर सिलेंडर ले लीजिए, रैप कर
दीजिए, किसी एक पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट एक्सिस से कांस्टेंट एंगल बनाएगा, दैट मींस कि वो आपका सर्कुलर हेलिक्स बनाएगा। ठीक है, देखिए हेलिक्स हेलिक्स which lies helix which lies on the surface of circular cylinder, helix which lies on the surface of circular cylinder is called circular helix. Sorry, is called circular helix. Sorry, is called circular helix. Helix which lies on the surface of circular cylinder is called circular helix. Okay, आगे लिखिए। The equation of circular helix is the equation of circular helix is, ये आपको याद करके जाना पड़ेगा कि किसी कर्व का क्या इक्वेशन होता है। x1 is equal to a cos theta, x2 is equal to a sin theta, x3 is equal to a theta cot alpha। x1 is equal to a cos, भाई सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta। टू डायमेंशन में सर्कल, थर्ड डायमेंशन में हमने थीटा के अराउंड रिवॉल्व करा दिया सर्कल को, तो जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सिलेंडर। भाई आपको पता है सर्कल को, डिस्क को या सर्कल को ऐसे एक्सिस के अराउंड रोटेट कराएंगे तो स्फीयर, और ऐसे एक्सिस के अराउंड रोटेट कराएंगे, जैसे ये आपका सर्कल की डिस्क है, तो एक एक्सिस ऐसे जाती है परपेंडिकुलर, एक एक्सिस ऐसे जाती है, ठीक। तो इसके अलोंग रोटेट जब कराते हैं तो स्फीयर, और इसके अलोंग जब रोटेट कराते हैं तो सिलेंडर, ठीक। तो जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है वो एक्सिस क्या है, थीटा, एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा एंगल के अलोंग रोटेट कराएंगे तो x3 का कोऑर्डिनेट क्या मिला, a थीटा कॉट अल्फा, जहां अल्फा टेंजेंट का एक्सिस से बनने वाला एंगल होगा, कांस्टेंट। वो क्या हुआ, चलिए अब हम आप लोगों से कंसीडर कर रहे थे ऑस्किलेटिंग सर्कल का। ऑस्किलेटिंग सर्कल का टॉपिक कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए, किसी कल 1 घंटा क्लास चलेगी, उसमें ऑस्किलेटिंग स्फीयर शुरू कर देंगे, कल थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन लगा करके इवोल्यूट और ऑस्किलेटिंग सर्कल कंप्लीट कर देंगे। नहीं होगा तो फिर हम संडे को पढ़ाएंगे। मतलब मेरी कोशिश यही है कि इस समय मतलब 20 तारीख तक हम खत्म कर दें, ताकि फिर हम 24-25 तक आपका एक चैप्टर, 28 तक दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक। उसके बाद इसमें छोटा सा चैप्टर बचेगा जड़ से 2 घंटे का है, वो भी इसी बीच खत्म करने की कोशिश करेंगे, और मार्च में 15 मार्च के बाद आपको सेंटर एग्जाम करेंगे। सारे टीचर्स ने डेट डिसाइड की है, हम नहीं केवल सबने मिलकर कम्युनिटी में किया है कि 15 मार्च इज द लास्ट डेट, उसके बाद नहीं करेंगे। तो उसके बाद मेरे पास 15 दिन रहेगा, 15 दिन बहुत ज़्यादा लगेंगे, उसमें हम आप लोगों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हम शुरू से कहते हैं ना, हम दिमाग में प्लानिंग उसी तरह से लेकर के चल रहे हैं, वरना हर टीचर हफ्ते में 2 दिन पढ़ाता है, हम क्यों 6 दिन पढ़ा, क्योंकि वो पता था हम 1 महीने 1.5 महीने के लिए लीव पे जाने वाले हैं। उसी तरह से हम प्लानिंग लेकर के चल रहे थे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो आपका कोर्स कब समय से कंप्लीट होगा, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कभी एक्स्ट्रा नहीं लिया, विदाउट एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है। तो कोर्स समय से कंप्लीट होगा, परेशान नहीं होंगे, और यही स्ट्रक्चर कोर्स कंप्लीट करने का हमने अपने दिमाग में सोचा है, इस हिसाब से आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक। ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल, ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल और सर्कल ऑफ कर्वेचर, ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल और सर्कल ऑफ कर्वेचर।
गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहलाएगा अगर वो उस कर्व से कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा? 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑस्कुलेटिंग प्लेन कितने रखता था? 3। ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी कितने रखता था? 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये इसकी मेन डेफिनेशन है। ठीक है, मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहलाता था अगर वो उस कर्व से कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखता था? 3। ये भी 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखता है, ये भी 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखता है, मतलब ये सर्किल ऑस्कुलेटिंग प्लेन बनाया करता है। किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहलाएगा अगर वो उस पॉइंट पर खींचे गए ऑस्कुलेटिंग प्लेन बनाया करेगा। ये दूसरी डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या है? किसी कर्व के किसी पॉइंट पे खींचा गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहलाएगा अगर वो उस कर्व से कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा? 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन रखता था? ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इस कारण से कहते हैं दूसरी परिभाषा में किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहलाएगा अगर वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लाई करे। ठीक, ये इसकी दो डेफिनेशन होगी। ऑस्कुलेटिंग प्लेन जब हमने पढ़ाया था तो वहां पे हम नेबरिंग पॉइंट को लेके चले थे, Q टेंड्स टू P। कुछ याद आ रहा है? ये काम यहाँ पर भी आएगा। कहते हैं कि चलिए पहले डेफिनेशन क्या बोले? किसी कर्व के किसी पॉइंट पे खींचा गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल हो अगर वो कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा? 3। दूसरी परिभाषा में क्या बोले? किसी कर्व के किसी पॉइंट पे खींचा गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल हो अगर कहाँ लाई करेगा? ऑस्कुलेटिंग प्लेन। The osculating circle at point P on any curve is a circle which has 3 point of contact with the curve at P. OR और दूसरी परिभाषा दूसरी लाइन में a circle which lies in the osculating plane is called the osculating circle. ठीक है, अब देखिए कितने पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा? 3, P, Q और मान लीजिए R पे कांटेक्ट कर रहा है। किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहलाएगा तब कितने पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा? 3 पॉइंट। तो इसके ऑस्कुलेटिंग सर्किल बनने की कंडीशन क्या है कि R भी P पे टेंड कर जाएगा और Q भी P पे टेंड कर जाएगा। दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन फॉर अ सर्किल टू बी अ ऑस्कुलेटिंग सर्किल। क्योंकि हमको पता है ऑस्कुलेटिंग सर्किल है तो कितने पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा? 3 मिल गए। अब इसको हमको सर्किल बनाना है, सर्किल की लिमिटिंग कंडीशन में लेके जाना है तो सारे पॉइंट्स अपने आप किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे? मेन पॉइंट पे। इसको लिमिटिंग कंडीशन कहते हैं। हमने आपको बताया था लिमिटिंग कंडीशन हमने अपने जीवन में पहली बार बीएससी फर्स्ट ईयर कर्वेचर में पढ़ा था, तभी से कंसेप्शन हुआ है। सारे नेबरिंग पॉइंट मेन पॉइंट पे कहाँ पर टेंड कर जाते हैं? मेन पॉइंट पे टेंड करते हैं। सारे नेबरिंग पॉइंट कहाँ टेंड करते हैं? मेन पॉइंट पे टेंड करते हैं। ये किसी भी चीज की लिमिटिंग कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? लिमिटिंग कंडीशन। ठीक है, लिखिए हम इस बात को, लाइन चेंज करके लेट P, Q, R let P, Q, R be the 3 points on the curve.
then the osculating circle be the 3 points on the curve, then the osculating circle at a point P is the limiting position of the circle, is the limiting position of the circle when the point limiting position of the circle when the point, ये लिख लीजिए, Q tends to P, R tends to P. देखिए रेडियस। अगर हमको कर्व का इक्वेशन दिया गया हो xi इज इक्वल टू xi t या xi इज इक्वल टू xi s, तो उससे ऑस्किलेटिंग सर्किल बनाना पड़ेगा। सर्किल कब बनेगा? जब हमारे पास क्या क्या हो, सेंटर हो और रेडियस हो। तो कर्व के इक्वेशन से किस तरीके से ऑस्किलेटिंग सर्किल का रेडियस और सेंटर प्राप्त करेंगे, अब वो पूरा आर्टिकल हम लोग करने चल रहे हैं। सेंटर और रेडियस मिल गया तो ऑस्किलेटिंग सर्किल का इक्वेशन लिख डालेंगे, ठीक है। और आपको ऑस्किलेटिंग सर्किल की केवल और केवल एक कंडीशन पता है कि वो कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखता है, 3 पॉइंट। प्रोसीजर आपको पता है, कर्व का इक्वेशन लिखते हैं, कर्व का इक्वेशन लिखने के बाद अपने मन से एक जनरल सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। कर्व के इक्वेशन को ला करके सर्किल के इक्वेशन में पुट कर देंगे। इमेजिनेशन सोचते चलिए क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले कर्व का इक्वेशन लिखेंगे, मान लेंगे x1 इज इक्वल टू x1t, x2 इज इक्वल टू x2t, x3 इज इक्वल टू x3t। अपने मन से एक सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे, उसी सर्किल को क्या बनाना है, ऑस्किलेटिंग सर्किल विद इन दीस 3 कंडीशंस, ठीक। सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे, मान लीजिए रेडियस रो है, सेंटर ai है, तो xi माइनस ai डॉट xi माइनस ai इज इक्वल टू रो स्क्वायर, ये सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सर्किल के इक्वेशन में ला करके कर्व के इक्वेशन को पुट कर देंगे तो सब t में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल FT, ठीक। इसको 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करते हमको t का मान मिल जाएगा, वही t की वैल्यू देगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक। उसके बाद कहेंगे FT को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो FT, F डैश T, F डबल डैश T 0 के बराबर करेंगे। उसको जब इसे 0 के बराबर करेंगे हमको 3 इक्वेशंस मिलेंगे, तीनों को सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू मिलेगी और ai की वैल्यू मिलेगी। रो और ai की वैल्यू ले जाकर के पुट कर देंगे, क्योंकि रो और ai की वैल्यू हमको ऑस्किलेटिंग स्फीयर की कंडीशन के तहत मिली, इसलिए उस कंडीशन के तहत मिलने वाला सर्किल भी कैसा सर्किल होगा, ऑस्किलेटिंग सर्किल, ठीक है। ये पूरा पिक्चर अब हम इस आर्टिकल में करने चल रहे हैं, कोई दिक्कत? लिखिए, रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर।
का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर a कॉमा b हो और रेडियस क्या हो r। यहाँ लिखेंगे तो x की जगह xi माइनस a की जगह ci का स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर कर दें, क्या लेंगे i का स्क्वायर नहीं होता है, हमेशा क्या लिया जाता है डॉट प्रोडक्ट। बताए थे कल गायब थे, बड़ा याद कर रहे थे आपको। इज इक्वल टू रेडियस दैट इज a स्क्वायर। कभी भी i इंडेक्स का स्क्वायर नहीं होता है, 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है। अभी हम इसकी जगह चेंज कर दें तो मिलेगा x1 माइनस c1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस c2 का स्क्वायर प्लस x3 माइनस c3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये चलेगा, लेकिन i के साथ हमेशा क्या लेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, ये सर्किल का इक्वेशन है। अब ये ऑस्किलेटिंग सर्किल कब बनेगा, जब हम वो पूरी कंडीशन सॉल्व करेंगे 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली। दैट मींस ft इज इक्वल टू 0, f डैश t इज इक्वल टू 0, f डबल डैश t इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखिए लेट ci तो स्मॉल सी लिखिएगा हमेशा। लेट ci बी द कोऑर्डिनेट ऑफ, लेट ci बी द कोऑर्डिनेट ऑफ, नीचे पढ़ा दे रहे हैं, 2 लोग पेपर है। कैमरा नीचे फिट करना कैमरा नहीं लगवाएंगे। ठीक, लेट ci बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर C of the circle of curvature at point P ब्रैकेट में xi at point P ब्रैकेट में xi and small a be the radius of circle and small a be the radius of circle, then the equation of circle of curvature, ब्रैकेट में लिखिए ऑस्कुलेटिंग सर्किल, सर्किल ऑफ कर्वेचर, ब्रैकेट में लिखिए ऑस्कुलेटिंग सर्किल may be written as xi minus ci dot xi minus ci is equal to a square। इक्वेशन नंबर 1। ये किसका इक्वेशन है सर्किल का, इसको किस में कन्वर्ट करना है ऑस्कुलेटिंग सर्किल में। नीचे से लिखिए, जहाँ कैपिटल xi क्या होता है वेरिएबल है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट या करंट पॉइंट। लिखिए वेयर कैपिटल xi इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, वेयर कैपिटल xi इज द कोऑर्डिनेट ऑफ current point on the circle, current point on the circle, current मतलब होता है आर्बिट्रेरी। ठीक, ये तो बातें होंगी सर्किल को लेकर के। अब किसका इक्वेशन लेकर के चलेंगे कर्व का इक्वेशन हम मान रहे हैं xi is equal to xi s लेकर के चल रहे हैं। xi is equal to xi s where s is the arc length। ठीक, उसके बाद उस इक्वेशन को ले जाकर के इसमें पुट कर देंगे।
सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में। उसके बाद क्या करेंगे, एफ एस, एफ डैश एस, एफ डबल डैश एस को क्या कर देंगे, जीरो। जीरो करने किसी वैल्यू निकालेंगे, ए की मतलब रेडियस की और सेंटर सी आई की, ले जाकर के पुट कर देंगे इसी में। तो ये जो वैल्यूज मिली ये ऑस्कुलेटिंग स्फीयर सर्किल के कंडीशन के तहत मिली, इसलिए ये वैल्यू पुट करते ही ये वाला सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए लाइन चेंज करके लिखिए, लेट एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई एस, let xi is equal to xis be the equation of given curve, be the equation of given curve which has 3 point of contact with circle, which has 3 point of contact with circle। फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई एस को इसमें ले जाकर के क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जहां जहां कैपिटल एक्स आई है वहां वहां स्मॉल एक्स आई हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स आई की जगह पुट करेंगे एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई एस। जब ये वैल्यू वेरिएबल की जगह पुट करेंगे तो जहां जहां कैपिटल है वहां वहां क्या हो जाएगा, स्मॉल, और वो किसका फंक्शन होगा, एस का। जब एक कर्व का मान दूसरे में पुट कर दे, जरा देखिएगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कोई सर्किल है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कोई लाइन है। तो कहते हैं वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, कहते हैं ना, मतलब एक्स स्क्वायर वाई की जगह एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉल्व करिए, एक्स का मान निकालिए, ले जा करके इसमें पुट कर दीजिए, y का मान निकालिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है, जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी तो हम एक्स आई एस की वैल्यू से पुट कर रहे हैं, तो इन दोनों का क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, now the point of intersection of the curve and the circle is देखिए वेरिएबल की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स आई, है ना, तो वो किसका फंक्शन बन जाएगा, एस का। क्या मिलेगा, एक्स आई माइनस सी आई डॉट एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, किसका फंक्शन है ये, एस का, इसलिए मान रहे हैं लेट अस कंसीडर एफ एस is equal to xi minus ci dot xi minus ci minus a square is equal to 0, इक्वेशन नंबर। ठीक, अब कहते हैं फॉर, ये कितने पॉइंट पे कांटेक्ट करता है, 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉमा वी हैव 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कंडीशन बोलिए, एफ एस इज इक्वल टू 0, एफ डैश एस इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एस इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एफ एस को 0 करेंगे, देखिए सिंस fs is equal to 0, तो आपको मिलेगा दिस इम्प्लाई दैट xi minus ci dot xi minus ci minus a square is equal to 0,
बारी बारी से डिफरेंशिएट होगा, बोलिए क्या आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x डैश आई, दूसरे वाले को ऐसे उतारेंगे एक्स आई माइनस सी आई, प्लस उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x डैश आई, पहले वाले को ऐसे उतारेंगे तो एक्स आई माइनस सी आई, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो, जीरो का डेरिवेटिव जीरो, ये मिलेगा टू एक्स डैश आई एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू जीरो। दिस implies that मिलेगा x डैश आई एक्स आई माइनस सी आई, इक्वेशन नंबर, फिर डिफरेंशिएट करिए अगेन, f डबल डैश s इज इक्वल टू जीरो। दिस implies that एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे तो मिलेगा x डबल डैश आई एक्स आई माइनस सी आई प्लस x डैश आई डॉट x डैश आई इज इक्वल टू, स्क्वायर नहीं किया देख लीजिएगा, इज इक्वल टू जीरो। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, डायग्राम देखिए, ये कोई कर्व था जिस कर्व पे कोई पॉइंट हमने पी एक्स आई लिया था, ठीक है, तीन एक्सिस होती है, ये एक्सिस एक, ये एक्सिस दो और ये एक्सिस तीन, ये क्या होती है टी आई, ये इस कर्व का इक्वेशन बोलिए, एक्स आई इज इक्वल टू, ये पूरा
एक्स आई माइनस सी आई प्लस एक्स डैश आई की जगह टी आई डॉट टी आई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा की जगह हम लिख रहे हैं 1/रो टी आई एक्स आई माइनस सी आई, इसकी वैल्यू 1, उधर जाएगा तो माइनस आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस रो इज इक्वल टू पी आई एक्स आई माइनस, जहां पे रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, फिर देखिए इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर 8। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 6 कॉमा वी है, ये रखो एक्स डैश आई की जगह क्या लिख सकते हैं, टी आई एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 9। फिर देखिए दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एक्स आई माइनस सी आई टी आई के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। टी आई के परपेंडिकुलर होगा मतलब टी आई के परपेंडिकुलर प्लेन में क्या करेगा, लाई करेगा। कर दिया, टी आई का परपेंडिकुलर प्लेन ये नॉर्मल प्लेन का है ना। चलिए इतना उतारिए फिर हो जाए कर देंगे। हो गया भाई। फटाफट उतारिए, जल्दी जल्दी उतारिए। हो गया, चलिए फिर लिखिए। इसी तरह लिख पा रहे हैं इक्वेशन 9 ये शो करता है कि एक्स आई सी आई टी आई की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा, मतलब किस प्लेन में लाई करेगा, नॉर्मल प्लेन में। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि ऑस्कुलेटिंग सर्किल ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगा, अभी आप कह रहे हो नॉर्मल प्लेन में लाई करेगा। नॉर्मल प्लेन ये हो गया, ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये हो गया। एक्स आई माइनस सी आई इन दोनों में लाई करेगा, इन दोनों में लाई करेगा। इन दोनों में कॉमन कौन है, पी आई। पी आई है तो पी आई के समानुपाती होगा। समझ में आ गया। इसके हिसाब से नॉर्मल प्लेन में लाई करेगा, पहले के हिसाब से ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगा। दोनों में कॉमन क्या है, पी आई, तो पी आई के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, पी आई के समानुपाती होगा तभी इन दोनों प्लेन में क्या करेगा, लाई करेगा। लिखिए इक्वेशन 9 shows that इक्वेशन
xi minus ci, that is xi minus ci lies in the normal plane, at point P, lies in the normal plane at point P, but by definition it lies in the osculating plane at point P. But by definition it lies in the osculating plane at point P. हो गया? इसका मतलब xi माइनस ci किसका समानुपाती होगा? pi। नीचे से लिखिए, therefore xi minus ci must be along the line of intersection of osculating plane and normal plane, नीचे से लिखिए, thus it must lies in the direction of principal normal at P, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए, hence xi minus ci समानुपाती होगा किसके? pi के, है ना? This implies that xi minus ci is equal to lambda pi, जहाँ लैम्डा कोई कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यूजिंग 10 इक्वेशन 10 xi माइनस ci का मान मिल गया है, अगर यहाँ रख दें किसका मान मिल जाएगा? a स्क्वायर, या कहीं से लैम्डा का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा? लैम्डा। यूजिंग इक्वेशन 10 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी के रखवाइए भाई, xi माइनस ci की जगह लैम्डा pi, xi माइनस ci की जगह लैम्डा pi, उसके बाद है माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस implies that lambda square pi dot pi is equal to pi dot pi की वैल्यू, तो lambda square is equal to किसकी वैल्यू मिल गई? लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को ऑब्टेन हो गई। अब देखिए, यूजिंग इक्वेशन 10 इन इक्वेशन 8 कॉमा वी गेट, क्यों 8 में पुट कर रहे हैं? क्योंकि इसमें भी क्या लिखा हुआ है? xi माइनस ci। ठीक है, पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? माइनस रो पी आई, xi माइनस ci की जगह लैम्डा pi। दिस इंप्लाइज दैट माइनस रो लैम्डा pi डॉट pi आर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस रो। लैम्डा के दो मान मिल गए, एक मान मिला है आपको माइनस रो और दूसरा मान मिला है आपको a स्क्वायर, तो a का मान क्या मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर।
lambda square is equal to a square. This implies that rho square is equal to, हम लोग को चाहिए क्या था, हम लोग को a चाहिए था, a चाहिए और ci चाहिए, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 2, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और रो का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए which is the radius of osculating circle। ठीक, अब क्या निकालना है, सेंटर निकलवाइए, इधर लिखिए, क्या लिखें, इसी का यूज कर रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू देखिए, using this value in equation 10, comma we get, चलो xi minus ci is equal to minus rho pi, लैम्डा की जगह माइनस रो पी आई, सेंटर चाहिए सी आई, इधर भेजा, इज इक्वल टू एक्स आई प्लस रो पी आई, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, विच इज सेंटर ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल का सेंटर ऑफ रेडियस मिल गया अंडर द कंडीशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्किल, तो यही हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल को जनरेट करेगा। ठीक है, उतारिए, कहाँ तक उतारे, xi minus ci is equal to lambda pi, where lambda is constant of proportionality, where lambda
जो कर्व मिलता है वो लोकस ऑफ सेंटर कहलाता है। ठीक है, उस कर्व को एक नया नाम देंगे C1। अब उस पर थ्योरम शुरू होगा। कैसे, जरा देखिए। ये क्या है? Pi। ये क्या है? Pi। ये क्या है? Pi। ये सर्किल, इसका सेंटर क्या है? ये कर्व C। अब यहाँ ये पॉइंट हमने कर्व पे लिया था क्या? PXI। अब यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे ऐसा सर्किल मिलेगा C1 C1I। यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ एक सर्किल मिलेगा ठीक इसी साइज का। ये इसका नाम क्या है? C2 C2I। इन सबको मिलाइए, नया कर्व मिला। इस कर्व को नाम देते हैं C1 का, और ये पुराना कर्व इसको नाम देते हैं C1। हुआ क्या? सेंटर जो था CI, XI इज इक्वल टू XI प्लस रो PI। हमने किसका लोकस लिया है? सेंटर का। लोकस कैसे लेते हैं? जिस चीज का लोकस लेते हैं अंत में उसको रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह क्या आ जाता है? वेरिएबल। जैसे ही वेरिएबल आता है तुरंत उस कर्व को शो करता है जो लोकस के बाद मिला हो। ये पढ़े कभी लोकस वोकस? किसका लोकस ले रहे थे? CI का। तो अंत में क्या करेंगे? CI को किसी वेरिएबल से क्या कर देंगे? रिप्लेस। कैपिटल XI प्लस रो PI। ये जो मिलता है ये इसके लोकस के कारण मिलने वाले कर्व का इक्वेशन होता है। हमने क्या किया? ऑस्कुलेटिंग सर्किल के सेंटर का लोकस लेना शुरू किया। अलग अलग पॉइंट पर जाइए, इस पॉइंट पर है सर्किल, अलग पॉइंट पे अलग सर्किल, अलग पॉइंट पे अलग सर्किल, अलग पॉइंट पे अलग सर्किल मिलेगा। सबके सेंटर का लोकस ले लीजिए, सबके सेंटर का लोकस ले लिया, जो मिला वो क्या है? C1 से। सेंटर ये था, लोकस लेते हैं इसका सेंटर का, तो सेंटर की जगह एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये उस कर्व को शो करता है जो लोकस लेने के बाद। लोकस लेने के बाद क्या मिला था? C1। तो ये C1 के इक्वेशन को क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है, अब लिखिए सारी बातें। लिखिए, हेडलाइन डालिए, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर कर्वेचर। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्किल। Locus of the center of osculating circuit. Locus of the center of osculating circuit. ठीक है, लिखिए, since we know that the coordinate CI, of the center of osculating circle, is given by ये लिखिए नीचे से, CI is equal to XI plus rho PI। CI is equal to XI plus rho PI। हो गया। अब हम लोग अलग अलग पॉइंट पर क्या बनाएंगे? अलग अलग ऑस्कुलेटिंग सर्किल। सबका सेंटर क्या होगा? अलग अलग। उन सबका क्या ले लेंगे? लिखिए, from above equation we observe that for different point on the curve C, for different point
comma, we find the different center, we find the different center of circle of curvature, ब्रैकेट में लिखिए ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल, फुल स्टॉप। पी का लोकस लेंगे तो ये कर्व मिलेगा, तो सी किसके लोकस से बना है, पी के, और ये किसके लोकस से बना है, सी के। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिए एज द पॉइंट पी, as the point P trace out the curve C, as the point P trace out the curve C, comma, the corresponding center of osculating circle, the corresponding center of osculating circle trace out another curve C1, trace out another curve C1, full stop। Thus the curve C1 is the locus of center of osculating circle, is the locus of center of osculating circle of curve C, full stop। The arc length इस कर्व की आर्क लेंथ क्या होगी, अगर इसका इक्वेशन xi is equal to xis है तो इसकी आर्क लेंथ क्या होगी, s। तो इसकी जो आर्क लेंथ होगी वो उसी के फॉर्म में लिखी जाएगी, इसकी आर्क लेंथ इसके फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों लिखी लगभग पैरेलल है। लिखिए the arc length of the curve C is the parameter of the curve C1 also, is the parameter of curve C1 also, full stop। नीचे से लिखिए thus the equation of locus of center of osculating circle that is, देखिए क्या लिखा है, thus the equation of locus of center of osculating circle के सेंटर का लोकस लेने पर जो कर्व मिल रहा है उसका इक्वेशन, अर्थात किसका इक्वेशन, C1 का इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व C1 is the equation of curve C1 is